बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7, सेकेंड ईयर, सेकेंड बुक। चैप्टर नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे, और इसी के साथ वाइटल फोर्स थ्योरी, वोलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इस हवाले से पहला इसका टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, देखिए, इसमें जो अर्लियर केमिस्ट थे वो ये थिंक कर रहे थे कि जो कंपाउंड्स हैं उनका जो बेस है, यानी किस तरह से हम कंपाउंड्स को उनका नाम दे सकते हैं या उन्हें उनकी टाइप्स में मेंशन कर सकते हैं, वो उनके ओरिजिन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर थे। इस तरह हम इन्हें दो तरह से तकसीम कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। देखें, उस वक्त के जो पहले दौर के केमिस्ट थे वो ये ख्याल कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लफ्ज़ जो ऑर्गेनिक है ये ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड है। ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो डिफाइन हम कर रहे थे एट दैट टाइम के कंपाउंड्स obtained from living things and related branch of chemistry as organic chemistry। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन इस तरह से की जा रही थी, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके बारे में ये था कि उनका जो ओरिजिन है नॉन लिविंग से है या मिनरल से है उनका ओरिजिन। तो इस तरह से ने दो हम टाइप्स कर रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ओरिजिन हम कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल से है, उसकी फिर एक रीज़न थी। रीज़न उसकी ये थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? बर्जीलियस ने जो इसके बारे में अपना एक आइडिया दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके सेल्स में एक स्पेशल सुपर नेचुरल फोर्स मौजूद है, और उस सुपर नेचुरल फोर्स को हम वाइटल फोर्स का नाम दे रहे थे। जिस तरह लिविंग्स में रूह है, तो इसी तरह से, यानी वो आप कहेंगे कि रूह वाली चीज़ों से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अरसे तक, कोई 30-35 साल आई थिंक जो है ये आइडिया रहा, प्रिवेल करता रहा, या शायद इससे ज़्यादा। और लोग बस यही ख्याल कर रहे थे कि बस लिविंग थिंग्स, एनिमल या प्लांट से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ख़ास रिसर्च वर्क नहीं हुआ, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद में भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। लेकिन 19th सेंचुरी में आकर 1828 में फ्रेडरिक वोलर जो है, जो जर्मन केमिस्ट हैं, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की, एक रेवोल्यूशनरी, एक चेंज किया। तो देखें, उनकी जो एक रेवोल्यूशनरी फ्रेडरिक वोलर का वर्क ये था कि उन्होंने यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे अमोनियम सायनेट, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे लेबोरेटरी में उसे सिंथेसाइज किया। ये इक्वेशन में आप देखें कि अमोनियम सायनेट NH4CnO, इसे जब हीट किया गया तो ये NH2 ट्वाइस CO में बदलता है, जो कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आइसोमेराइजेशन प्रोसेस के जरिए ऐसे हुआ। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। इम्पोर्टेंस इसकी ये थी दैट वोलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या रिजेक्ट, किस तरह से इस थ्योरी को किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब सिर्फ लिविंग थिंग्स में तैयार नहीं होंगे, एनिमल्स, प्लांट्स में ही सिर्फ प्रिपेयर नहीं होंगे, बल्कि इन्हें लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है। यही इसकी इम्पोर्टेंस थी। So we can say that now organic compounds can also be prepared in the laboratory. अब देखें कि अब ये तो एक, यानी एक कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का, और हमने इसमें नोट किया। अब इस वक्त तक देखें, या इस वाइटल फोर्स थ्योरी की बुनियाद पर जो हम डेफिनेशन कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी obtained फ्रॉम लिविंग्स, वोलर ने अब आकर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो साफ ज़ाहिर हमें एक मॉडर्न डेफिनेशन की ज़रूरत थी। जो ही वोलर ने अपना वर्क किया, तो उसी को देखते ही देखते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी चेंज शुरू हो गया, और लेबोरेटरीज में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होना शुरू हो गए। अब देखा यह गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर है क्या चीज़, इनकी कंपोजिशन क्या है, स्पेशली इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी किया गया। तो उससे ये बात सामने आई कि हर एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन का एलिमेंट हर सूरत में मौजूद था, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स, एनिमल से हासिल कर रहे थे, चाहे वो सिंथेसाइज लेबोरेटरी में कर रहे थे। कोई भी दुनिया जहान का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें एलिमेंट कार्बन हर सूरत में मौजूद था। अच्छा, उसी वक्त दो थ्योरीज और भी इसके साथ साथ सामने आ चुकी थी। एक मीथेन थ्योरी थी और एक ये कार्बन थ्योरी। अच्छा, मीथेन थ्योरी में ये था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये मीथेन से इन्हें डिराइव किया जाता है। और कार्बन थ्योरी के मुताबिक कि जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, इनका ओरिजिन बुनियादी तौर पर
कार्बन के एलिमेंट से हुआ। अच्छा, फिर जब इसकी मज़ीद कंपोजिशन को हमने देखा कि और कार्बन के अलावा फिर कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद था उसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजेंस, तो ये सारे कंपाउंड जो थे ये इसमें मौजूद थे। देखें कि इसी बुनियाद पर फिर हमने यही देखा कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हर सूरत में मौजूद है, तो इस बुनियाद पर हमने ये कहा कि those compounds which contain the element carbon are considered as organic compounds. So carbon was an essential element irrespective of the origin, whether they are obtained from plants, animals, or synthesized in the laboratory. If they contain the element carbon, they will be considered as organic compounds. अब देखें कार्बन को इसमें फोकस किया गया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी सामने आई कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कार्बन तो है उनके अंदर, बट स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक। मसलन ये आपके सामने है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट, HCO3 से आप लिखेंगे। अब इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि भाई ये कार्बन तो है इनमें लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसमें हम कोई ख़ास रीज़न तो नहीं कह सकते, बल्कि इसे हिस्टोरिकल या कन्वेंशनल रीज़न हम कह देते हैं कि दैट इज़ वाई दे कंटेन कार्बन बट स्टिल दे आर नॉट enlisted एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक और भी बात सामने देखी गई कि whether the compounds are organic or inorganic, the chemical forces were similar in them। कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग नेचर जो थी काफ़ी हद तक, केमिकल बॉन्ड जो था वो चाहे ऑर्गेनिक था या इनऑर्गेनिक था, उनकी नेचर उसमें एक जैसी थी। तो अब फाइनली जो है हम इसकी जो बिल्कुल लेटेस्ट और मॉडर्न डेफिनेशन करेंगे उसके मुताबिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, that is called as hydrocarbons, and their derivatives are called organic compounds, and related branch of chemistry is called as organic chemistry। तो देखें आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस रहा वो हमने डिफाइन करना था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हमने उसको हिस्टोरिकली देखा कि शुरू में इसकी डेफिनेशन क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी की बुनियाद पर, दैट वाज कंपाउंड्स obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बाद में आकर वोलर ने उसके अंदर एक चेंज की, तो उसकी बुनियाद पर कंपाउंड्स कंटेनिंग द एलिमेंट कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बाद में आकर ये बात सामने आई कि कार्बन हाइड्रोजन में एक केमिकल एफिनिटी है, तो हाइड्रोकार्बन इसका ओरिजिन है या उनके डेरिवेटिव्स। तो हम तीसरी डेफिनेशन पर यह कर देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
अल्लाह हाफ़िज़।